नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि सरकारें आखिर चलती कैसे हैं? दुनिया भर में लोकतंत्र तो है, लेकिन उसे चलाने के तरीके अलग-अलग हैं। आज हम इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि सरकारें बनती कैसे हैं और काम कैसे करती हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल पर आते हैं। देश की असली पावर, असली ताकत किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। और ये जवाब इस बात पर टिका है कि उस देश ने सरकार चलाने का कौन सा सिस्टम चुना है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? पहले तो देखेंगे कि लोकतंत्र के दो मेन रास्ते कौन से हैं। फिर संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियों की तुलना करेंगे, दोनों के फायदे नुकसान जानेंगे। फिर समझेंगे कि भारत ने संसदीय प्रणाली ही क्यों चुनी, और आखिर में बात करेंगे कि आज इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। लेकिन इस आइडिया को जमीन पर उतारा कैसे जाए? दुनिया भर में इसे करने के लिए आप कह सकते हैं दो मुख्य मॉडल अपनाए जाते हैं। तो मंजिल तो एक ही है, जनता का राज। लेकिन वहां तक पहुंचने के दो मेन रास्ते हैं। एक है संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम सरकार की ताकतों को अलग-अलग तरीके से बांटते हैं। चलिए, अब आते हैं इस चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर इन दोनों सिस्टम्स में फर्क क्या है? एक-एक करके इनके सबसे बड़े अंतरों को समझते हैं। सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है शक्तियों के बंटवारे का। देखिए, संसदीय प्रणाली में विधायिका मतलब जो कानून बनाती है और कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, ये दोनों आपस में एकदम जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक मशीन के दो गियर। एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में ये दोनों पूरी तरह से अलग हैं, एकदम अलग-अलग मजबूत खंभों की तरह। संसदीय प्रणाली की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जिसे कहते हैं दोहरी कार्यपालिका। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि यहाँ दो मुखिया होते हैं। एक नाम का मुखिया, जैसे भारत में राष्ट्रपति, और एक काम का मुखिया यानी प्रधानमंत्री, जिसके हाथ में सरकार चलाने की असली पावर होती है। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। संसदीय सिस्टम में, जैसे हमारे भारत में, एक है राष्ट्र के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और दूसरे हैं सरकार के अध्यक्ष यानी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अध्यक्षात्मक सिस्टम में, जैसे अमेरिका में, प्रेसिडेंट ही सब कुछ है। वही देश के हेड हैं, वही सरकार के भी हेड हैं, सारी पावर एक ही जगह। अब बात करते हैं सरकार के कार्यकाल की। यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। संसदीय सरकार, आप समझिए, एक ऐसे घर की तरह है जिसकी नींव संसद के विश्वास पर टिकी है। विश्वास हटा तो सरकार गिरी, मतलब अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं अध्यक्षात्मक सरकार एक मजबूत किले की तरह है। उसका कार्यकाल फिक्स होता है और उसे संसद इतनी आसानी से हिला नहीं सकती। अच्छा, एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट को पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसी को भी चुन ले, चाहे वो सांसद हो या ना हो। अक्सर ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं या प्रेसिडेंट के बहुत खास। इसीलिए कभी-कभी मजाक में इनके ग्रुप को किचन कैबिनेट भी कह दिया जाता है। मतलब ये वो लोग हैं जिन पर राष्ट्रपति सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, तो अब तक तो साफ है कि कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं होता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही इन दोनों सिस्टम्स के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जवाबदेही। सरकार को हर रोज हर पल संसद को जवाब देना पड़ता है। इससे तानाशाही का खतरा कम हो जाता है। साथ ही क्योंकि मंत्री संसद से ही होते हैं, तो विधायिका और कार्यपालिका में तालमेल भी अच्छा रहता है और हर तबके को प्रतिनिधित्व मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है अस्थिरता। सरकार हमेशा एक धागे से बंधी रहती है कि कब बहुमत छिन जाए और सरकार गिर जाए। खासकर जब मिली-जुली सरकारें होती हैं, तब तो ये खतरा और बढ़ जाता है। और हाँ, दल बदल की समस्या तो है ही। अब आते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली पर। इसकी सबसे बड़ी खूबी है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। सरकार को पता है कि वो एक तय समय तक रहेगी। इससे वो बिना डरे बड़े और लॉन्ग टर्म फैसले ले सकती है। और क्योंकि मंत्री सांसद नहीं होते, तो दल बदल जैसी चीजों से भी ये सिस्टम काफी हद तक बचा रहता है। लेकिन इसकी भी अपनी कमियां हैं। कई बार विधायिका और कार्यपालिका में इतना टकराव हो जाता है कि कोई काम ही नहीं हो पाता। इसे ग्रिडलॉक कहते हैं।
और एक डर ये भी रहता है कि कहीं राष्ट्रपति सारी ताकत अपने हाथ में लेकर निरंकुश न हो जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारत इतना बड़ा और इतना विविधताओं से भरा देश, हमने संसदीय प्रणाली ही क्यों चुनी? हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? देखिए, इसके पीछे बहुत सोची समझी वजहें थीं। पहली, हमें ब्रिटिश काल से इस सिस्टम की आदत थी, हम इसे जानते समझते थे। दूसरी और सबसे जरूरी, हमारे लीडर्स एक ऐसी सरकार चाहते थे जो जनता के प्रति जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो। तीसरा, वो सरकार और संसद के बीच रोज रोज के झगड़ों से बचना चाहते थे। और चौथा, उन्हें पता था कि भारत जैसे देश में एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। तो सार यही है, हमारे संविधान निर्माताओं के लिए स्थिरता से ज्यादा जरूरी थी जिम्मेदारी। वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो हर दिन, हर पल लोगों की सभा यानी संसद के प्रति जवाबदेह हों। और एक और कमाल की बात, हमारे संविधान में कहीं भी संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम शब्द लिखा ही नहीं है। लेकिन आर्टिकल्स 74 और 75 जो ये कहते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, बस यही लाइन इस पूरे सिस्टम की नींव है। तो भारत में इस सिस्टम को चले 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसने देश को जोड़े रखा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज इसके सामने भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। चलिए जरा इसकी सीमाओं और आगे की राह पर भी बात करते हैं। आज जो सबसे बड़ी चुनौतियां हमें दिखती हैं, उनमें से एक है दल बदल का रोग, जो हमारी राजनीति को खोखला कर रहा है। फिर है राजनीति का अपराधीकरण, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं राजनीतिक नैतिकता में भी गिरावट आई है। ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। तो रास्ता क्या है, सुधार कैसे हो? एक्सपर्ट्स कुछ सुझाव देते हैं, जैसे अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो, नेताओं के लिए एक सख्त आचार संहिता बने, हमारे चुनावी सिस्टम में सुधार हो, और सबसे जरूरी, हम और आप यानी आम जनता और ज्यादा जागरूक हों और राजनीति में हिस्सा लें। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, लोकतंत्र। देखिए, कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है जो चलता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा संसदीय सिस्टम भविष्य की मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।